हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट से मॉडल पेपर का डिस्कशन करवाया जा रहा है ताकि कम से कम समय में आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इस लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स जुड़ सके। तो आज के क्लास में हम लोग साइंस के मॉडल पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे। ध्यान देंगे, आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़ जाएं और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो उसे जरूर दें। और एक बात का ध्यान और देंगे, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने आज के मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन 1। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जिन भी स्टूडेंट को इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो वो जरूर दें और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आज के क्लास में कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोगों का सही हुआ। तो चलिए याद रखेंगे सभी लोग, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? एक होता है बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक प्रकाश के परावर्तन और दूसरा प्रकाश के अपवर्तन। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो याद रखेंगे बाबू, आपसे परावर्तन पूछे या अपवर्तन, दोनों के 2 नियम होते हैं। याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह से सभी लोग प्रयास करें बाबू, उत्तर जरूर दें। और आप लोग बाद में देख रहे हैं इस क्लास को तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। उत्तर देने से यह होगा कि आप लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन होगा, क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा कि इस बार बोर्ड परीक्षा में दुगना क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए आप लोग के पास जितना ही प्रश्नों का रिवीजन रहेगा, जितना प्रैक्टिस रहेगा, उतना ही आप फास्ट एग्जाम में कर सकेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय और ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग के पास स्पीड बना रहे। तो याद रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है बाबू? उत्तल लेंस का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो इससे आप एक ट्रिक से याद रखेंगे बाबू, जिस नेत्र के द्वारा अगर निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसका उल्टा होता है। ध्यान देंगे, जिधर का वस्तु दिखाई नहीं देगा उसका अपोजिट दृष्टि दोष होगा। अगर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा, अर्थात इस व्यक्ति को, इस नेत्र को कौन सा दृष्टि दोष है? तो दूर दृष्टि दोष है। तो आप लोग समझ गए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लगता बाबू, कोई पैसा नहीं लगता। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह डेली लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मानव नेत्र में क्या होता है?
किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में क्या होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस क्लास का यह लक्ष्य रखे हैं बाबू कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन आप लोग को हो सके। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और दोस्तों को भी बताएं कि आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर डेली मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? बहुत ही आसान और वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आ रहा है। प्रयास करें बाबू, बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग के सामने है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बाबू, रेटिना। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहां बनाता है बाबू? रेटिना पर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट, लघु पथन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे। लघु पथन आपसे पूछे, लघु पथन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। आप लोग लघु पथन नहीं समझते मगर शॉर्ट सर्किट तो आप लोग जरूर समझते हैं। अगर किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अचानक विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, न्यूमेरिकल देख के आप लोग हथियाए नहीं, टेंशन नहीं ले, ठीक है, परेशान नहीं हो। न्यूमेरिकल देखे बहुत ही आसान रहती है, बस आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जिस तरह से देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आप ध्यान देंगे, ये 220 वोल्ट क्या है बाबू? तो ये है V, और 2 एम्पियर क्या है? तो I है। आपसे पूछ रहा है R, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहां से अगर हम R निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? V बटा I। और V कितना है? तो V है 220 और I कितना है? तो 2। तो 220 में 2 से भागा देंगे, क्योंकि 220 बटा 2 तो कितना हो जाएगा? 110। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 110 ओम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप लोग न्यूमेरिकल देख के परेशान न हो, बहुत ही आसान सा प्रश्न आते हैं, सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे आप लोग। चलिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य अर्थात समतुल्य। तो आप लोग सभी लोग पढ़े विद्युत धारा चैप्टर में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में। आप लोग जब पढ़े होंगे उस समय आपको याद होगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा सीधा जुड़ते जाता है, और अगर यदि हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसे बट्टा करके जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बाबू? अगर हमको समतुल्य प्रतिरोध जोड़ना है तो ऐसे जोड़ते हैं 1/R1, 1/R2, 1/R3, इसी क्रम में हम लोग जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में बट्टा में होता है, तो इसलिए अगर हम R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N होगा। क्या होगा? R/N। कैसे बाबू? तो 1/R, 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 ठीक है। तो n है, कितना है? n है, तो ऊपर कितना हो जाएगा बाबू? n, और नीचे कितना हो जाएगा? R। n/R होगा कब? 1/R बराबर, ठीक है, R, और यहाँ से P लिखेंगे क्योंकि समांतर क्रम है, समांतर को कहते हैं पैरेलल। तो हम इसको जब उल्टा करेंगे तभी तो RP आएगा बाबू। तो जब इसे उल्टा करेंगे तो इसे भी उल्टा कर दीजिए, और जब इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? R/N। तो आप लोग समझ गए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग प्रयास जरूर करें उत्तर देने का, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। क्या है बाबू? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। चलिए
बहुत बढ़िया, याद रखेंगे विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उससे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं बाबू? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बढ़िया, प्रयास जरूर करें। आमीटर, इसे एमीटर भी कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान प्रश्न और बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन सी, ओम को सिंबल में इस तरह से लिखते हैं, संकेत में इस तरह से लिखते हैं, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। पवन विद्युत जनित्र अर्थात हवा से उत्पन्न होने वाले विद्युत धारा, ठीक है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र अर्थात डायनेमो में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बाबू? ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर बहुत ही दिनों से लाइव क्लास हो रही है जिसमें सभी विषय के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI प्रश्नों का डिस्कशन करवाया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पिछले क्लास को देखें तो प्ले लिस्ट में जाएं, सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको चैप्टर 1 से पार्ट वाइज पार्ट डिस्कशन करवाया गया है। इसलिए आप लोग जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि इस बार अच्छे नंबर से पास हो सके। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है पूछ रहा है। बच्चे लोग जल्दीबाजी में ऑप्शन को देखते हैं और टिक मार के आ जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सभी लोग जानते हैं सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 CuO, ठीक है, प्लस H2 रिएक्शन करके बना रहा है Cu प्लस H2O अर्थात जल। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन को कहते हैं हिंदी में, और एक नाम से जानते हैं ऑक्सीकरण, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, अवकरण। उदासीनीकरण एक रेडॉक्स है। तो यहाँ पर अगर आप समीकरण में देखेंगे तो क्या हो रहा है बाबू? यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है और इसके साथ जुड़कर क्या बना रहा है? जल बना रहा है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग पढ़ें रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 में कि जिस अभिक्रिया से ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन जुटता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? अपचयन, रिडक्शन या अवकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं बाबू कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से सहसंयोजक बंधन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक बंधन, और आयनिक बंधन को ही दूसरा नाम है वैद्युत संयोजी बंधन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, वैद्युत संयोजी बंधन। वैद्युत संयोजी बंधन बनते हैं और जिस
अगर जो बंधन बनाएगा उससे बनने वाले यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। अगर सह संयोजी बंधन बना रहा है तो उससे यौगिक को क्या कहेंगे? सह संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी बंधन का निर्माण कर रहा है तो उससे बनने वाले यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहते हैं? तो वैद्युत संयोजी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें बाबू, आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस लाइव क्लास का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट उठा सकें और अपनी सफलता को पा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सभी लोग जानते हैं सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है बाबू? 11 होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। बहुत ही बढ़िया, आप लोग मेहनत करें, इसी तरह से उत्तर देते रहें बाबू। बहुत ही बढ़िया प्रयास आप लोग कर रहे हैं। कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं और बाकी लोग उत्तर नहीं देते हैं। आप लोग डर रहे हैं कि मेरा उत्तर गलत होगा। कोई बात नहीं बाबू, गलत होगा अगली बार सही होगा। उत्तर देने का प्रयास जरूर करें, इससे आप लोग की स्पीड बनी रहेगी, क्योंकि मालूम है कि आप लोग के एग्जाम में दुगना प्रश्न है, इसलिए आप लोग के पास स्पीड रहेगा, तभी पूरे प्रश्न को पढ़ पाएंगे और उसमें से 50% क्वेश्चन को हल कर रखें। इसलिए आप लोग स्पीड बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा और वाशिंग पाउडर को कहते हैं धोने वाला सोडा। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? NaHCO3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग उत्तर देते रहें बाबू और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज के क्लास में आप लोग को कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 20। यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें इस प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? अर्थात विजातीय मतलब 4 ऑप्शन में से एक है जो 3 से अलग है, भिन्न है। इसमें से 3 है जो एक समान है, एक समान गुण वाले हैं, किसी भी तरह से समान है, मगर उसमें से एक है जो अलग है। तो बताइए, आपको विजातीय अलग वाले यौगिक को चुनना है। तो सभी लोग याद रखेंगे बाबू। चूना पत्थर, चूना पत्थर का भी सूत्र CaCO3 होता है। खड़िया अर्थात चाल्क का भी, जिसको चौक लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसका भी सूत्र CaCO3 होता है। और संगमरमर का भी सूत्र CaCO3 होता है, मगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अलग होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बाबू? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर डेली स्टडी मटेरियल, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर और PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो सभी लोग जानते हैं बाबू कि pH जो स्केल होता है वो 7 में उदासीन होता है, 7 से कम में अम्लीय और 7 से अधिक में क्षारीय होता है। तो 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन है? देख सकते हैं ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल। पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग से पूछ जा रहे हैं। पीतल, तो आप लोग को मालूम ही है पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, और यह किस किस कंपोनेंट के से मिलकर बना है? तो इसका ट्रिक होता है पिताजी। पीतल किससे किससे मिलकर बनता है? तो तांबा और जिंक। तो पीतल क्या हो गया बाबू? मिश्र धातु। क्या हो गया? मिश्र धातु। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ध्यान देंगे, जिस यौगिक का निर्माण आयनिक बंधन से हुआ है वह आयनिक यौगिक होगा। और आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा, और सहसंयोजी बंधन से निर्माण होने वाले यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है आयनिक यौगिक, तो याद रखेंगे CaCO3, CaCl2। CaCl2 आयनिक बंधन का निर्माण करता है। क्या करता है? आयनिक बंधन का निर्माण। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि CaCl2 बनता है
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, मगर CH4, CO2 और NH3 ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से निर्माण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, CaCl2 कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। कुछ लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, लाइक जरूर कर दें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, कौन सा यौगिक है बाबू? कौन सा पदार्थ है? बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग से पूछे जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। गोल्ड है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। गोल्ड अर्थात सोना बाबू, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? AU होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोल्ड है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो याद रखेंगे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है बाबू, जिसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो मीथेन होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और अभी मैंने इससे रिलेटेड एक प्रश्न को हल किया, डिस्कशन किया। तो अगर ध्यान से आप क्लास को देख रहे हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से यौगिक जो संयोग करता है उससे क्या बनता है बाबू? तो हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। बहुत ही आसान प्रश्न और बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपके पास मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक है उसमें आप देख सकते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है बाबू? तो याद रखेंगे वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में, तो सभी लोग जानते हैं ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो O3 अर्थात ओजोन। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या है? तो आप लोग देख सकते हैं 3। तो कौन सा ऑप्शन में 3 दिया है? ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोग भी उत्तर जरूर दें लाइव चैट में, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जरूर हैं। अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज की क्लास में कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन, पड़ा लाइन को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, और खड़ा लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इस तरह से आवर्त सारणी आप लोग देखे हैं। तो इस तरह से आप लोग जब देखते हैं बाबू तो इसमें पड़ा लाइन भी होते हैं और खड़ा लाइन भी होता है। जैसे इस तरह से देखिए, ये पड़ा लाइन हो गया, ठीक है, और ये खड़ा लाइन हो गया, ठीक है। तो खड़ा लाइन की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और इस तरह से पड़ा लाइन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ठीक है। पड़ा लाइन को ही क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हीलियम कैसा तत्व है? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है। हीलियम कैसा तत्व है? तो याद रखेंगे बाबू, हीलियम क्या है? अक्रिय, इनर्ट गैस है, अक्रिय तत्व है या किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। हीलियम हो गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है? अक्रिय है, ठीक है, या किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ये अपने आप में अस्थायी तत्व है बाबू। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग इसी तरह से डेली मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उससे बजा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन क्या है बाबू? वसा, एंजाइम, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट? तो चलिए याद रखेंगे, ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे बाबू? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? बताइए, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? 32 का सही उत्तर दीजिए बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ? मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है बाबू? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? बताइए, बहुत ही आसान और भिन्न प्रश्न आप लोग से पूछ जा रहे हैं। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? चलिए, तो याद रखेंगे, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में है। कहाँ है बाबू? नेफ्रॉन में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो चलिए याद रखेंगे सभी लोग, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, जिसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। याद रखेंगे, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है बाबू? वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यह आज का क्लास आप लोग का पहला क्लास है, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? चलिए, तो याद रखेंगे, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। किस में होता है बाबू? ईस्ट में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है क्या? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका? बताइए बाबू, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? सभी लोग प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। कुछ लोग बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग इस तरह से मेहनत करें बाबू उत्तर देने के लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। गलत हो जाती है कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। प्रयास जरूर करें बाबू। तो याद रखेंगे, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। नर प्रजनन अंग, ध्यान देंगे, नर प्रजनन अंग बोलेगा तो पुंकेसर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं बाबू? डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग से पूछ जा रहे हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, प्रयास जरूर करें। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, गुणसूत्र डीएनए, प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते हैं। डीएनए, प्रोटीन्स तथा आरएनए के बने होते हैं क्या बाबू? गुणसूत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है बाबू? डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक? बताइए, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो याद रखेंगे, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएन है। डीएनए, ठीक है, डीएनए कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग डीएनए पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? 39 नंबर का प्रश्न का उत्तर सही दीजिएगा बाबू, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो याद रखेंगे, कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो एक्वेरियम है जो स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सीएफसी है। सीएफसी है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है बाबू, सभी लोग प्रयास करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। सीएफसी क्या है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, याद रखेंगे, सीएफसी क्या है बाबू? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया
ऑप्शन ए। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्नों का उत्तर आज के क्लास में आप लोग को सही हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।